आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, पेनफुल एंड एक्शन से भरा होने वाला है, क्योंकि आज एंड हो जाएगा डीमन स्लेयर का। आज हम इसका एंड देखेंगे। और अगर तुम्हें नहीं पता, तुम नए नए टपक गए हो, तो ये पार्ट 2 है वीडियो का। पार्ट 1 50 मिनट का या उससे थोड़ा सा ज्यादा का आ चुका है। पहले पूरा इन्फिनिटी कैसल आर्क कवर हो गया था, तो वो देखा नहीं है तो पहले आप वहां जाके आए। और बाकी जो बंदे जिनको काफी बेसब्री से इंतजार था इस वीडियो का, चालू करते हैं। स्पॉइलर वार्निंग देने की तो जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। एंड की बात करेगा बंदा तो मस्त आराम से बैठ जा, फ्री व्री होके। अगर टाइम नहीं है तो बाद में देख लेना आराम से फ्री होके। और हेडफोन्स रिकमेंडेड है, साउंड एक्सपीरियंस तुम्हारा अच्छा रहेगा, क्योंकि साउंड इफेक्ट्स वगैरह मैं डालूंगा सही से। आवाज चेंज लगे तो समझ जाना भाई को क्या हुआ है। लेट्स गो। तो इसके पहले वाले पार्ट में हमने इन्फिनिटी कैसल को खत्म होते हुए देखा था, और उस वाले आर्क में जैसे कि कई सारी जाने गई, पर मेन यहाँ पे सारे के सारे अपर मून डीमंस भी मर चुके हैं। एंड बचा है तो सिर्फ मुजान, जो कि अब अपने सबसे पावरफुल एंड ट्रू फॉर्म में है। एंड हमारे बंदों को मुजान से लड़ना है अंटिल सनराइज, क्योंकि मुजान सन से ही मर सकता है। पर हमारे बंदे काफी ज्यादा बुरी हालत में है एंड घायल भी है। और सनराइज होने में अभी 1 और आधा घंटा बाकी है, बोले तो 1.5 घंटा। मतलब जैसे तैसे लोगों को 1.5 घंटे तक संभालना है। क्या संभाल पाएंगे? तो फिर हमारे बंदे हाशिरा वगैरह सब मुजान से लड़ना चालू करते हैं, जिसमें ओवनाई सीधा मुजान की गर्दन पे अटैक कर देता है उसको काटने के लिए। और भाई साहब ओवनाई काट भी देता है, लेकिन फिर देखता है कि मुजान को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। मतलब यहाँ पे मुजान की गर्दन जैसे जैसे कट रही थी वैसे ही वैसे रीजनरेट होती जा रही थी। एंड तभी मुजान हमारे बंदों पे अटैक करने लगता है, जो कि उसके काफी पास है, तो डॉज करना काफी मुश्किल है। पर तभी वहां पर डीमन स्लेयर के ट्रूप्स आके, नॉर्मल बंदे आके अपने आप को एज अ शील्ड यूज करके हाशिराज की रक्षा करते हैं एंड अपनी कुर्बानी देते हैं। बोलते हैं कि अभी हम जिंदा हैं हाशिराज की वजह से, तो अगर इनके लिए मरना भी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। एंड तभी वहां पर हमारा तांजीरो मुजान पे अटैक करने के लिए बढ़ता है कि मुजान का एक अटैक भाई तांजीरो को लग जाता है। तभी मुजान कहता है कि मेरे सारे अटैक्स में, मतलब मेरे सारे टेंटिकल्स उसके जो हैं उस सब में ब्लड इन्फ्यूज्ड है उसका। मतलब जैसे ही उसका अटैक किसी में घलेगा, मुजान का ब्लड उसमें घुस जाएगा। तो मतलब यहाँ पे जैसे तांजीरो को लग चुका है अटैक, और काफी ज्यादा लगा है, जिसकी वजह से मुजान का काफी ज्यादा ब्लड अब तांजीरो के अंदर आ चुका है। एंड जिससे कि भाई साहब तांजीरो कुछ ऐसा दिख रहा है अब। एंड नाउ वी सी नेजुको, जो कि वहां पर आराम कर रही थी। उसको वापस ह्यूमन बनने वाली दवाइयां दी गई थी। वहां पे वो जाग जाती है। क्या इसका मतलब वो दवाइयां काम करी? पर ये चीज वहां पे कोई समझ ही नहीं पाया। वो सीधा नेजुको उठते ही साथ वहां से भाग के जाने लगती है कहीं पर। रास्ते में नेजुको को उसके डैड देखते हैं, जो कि उसको बताते हैं कि तांजीरो मुसीबत में है, इस तरफ जाओ। तभी वहां पर किरिया थोड़ा सा पैनिक करने लगता है कि ये मुजान के काबू में तो नहीं आ गई। वहीं पर टेंगेन एंड रेंगोकू के पिताजी भी बैठे होते हैं। वो भी ये देख के कंफ्यूज होते हैं। उरोकोडाकी नेजुको का पीछा करता है, लेकिन भाई नेजुको बहुत ज्यादा फास्ट है, और भाई साहब पहाड़ से कूद काट के भग जाती वो तो स्पीड में। तभी किरिया को थोड़ी सी फीलिंग आती है कि उसके डैड हमारे रियल ओयाकाडा सामा उसके पास है। वो उससे कहते हैं कि नेजुको को जहाँ जाना है जाने दो। फिर किरिया को थोड़ा सा आराम पड़ता है कि हाँ अब सब सही है। वापस अपने फाइट सीन की तरफ आए तो हमारे बंदे वहां पर ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उल्टा हर्ट हो रहे हैं काफी बुरा। तभी वहां पर ग्योमोई एंड सानिमी फाइट को ज्वाइन करते हैं। बोलते हैं देरी के लिए सॉरी। भाई साहब सानिमी तो आके मुजान को बीच से ही काट देता है, पर एज हमें पता है मुजान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर सानिमी का जज्बा देखने वाली बात है। जैसे कि हमारा तांजीरो तो चित्त पड़ा हुआ है। ग्यू मुराता से कहता है कि तांजीरो को उठा के सेफ जगह पे ले जाओ। मुराता सेफ जगह में ले जाने के बाद तांजीरो को होश में लाने की कोशिश करता है, पर तांजीरो भाई साहब अपने अंदर ही अंदर किसी और ही दुनिया में पहुंच गया है, जहां पर उसे मिलता है योरिची। यहाँ पर इस सीन को देखने के साथ तुम्हें लगेगा कि ये तांजीरो एंड योरिची बात कर रहे हैं, पर बेसिकली यहाँ पर ये तांजीरो नहीं है, ये है सुमियोशी। ये वाला सीन तुमने एनीमे में भी देखा होगा। इन दोनों की थोड़ी सी ही बातें बताई गई है वहां पर। अभी हम इसको पूरा डिटेल में देखेंगे इनने क्या डिटेल में बातें करी थी। तो बेसिकली तांजीरो की एंसेस्टर की मेमोरी है, जो कि तांजीरो और हम देख रहे हैं। तांजीरो ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ मूव नहीं कर सकता, बस देख सकता है वो। एंड वहां पर योरिची सुमियोशी से बोलता है कि दुनिया एक बहुत खूबसूरत जगह है, इसकी हर एक बात बहुत खूबसूरत है, एंड इस दुनिया में जन्म लेना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। फिर वहां पर योरिची अपनी पूरी बैक स्टोरी सुमियोशी को बताता है, जिसमें वो अपनी मॉम के बारे में बताता है, जो कि काफी रिलीजियस थी। एंड वो हमेशा गॉड से प्रे किया करती थी कि इन शैतान डीमन से हमें बचाओ, क्योंकि उस टाइम पे डीमन काफी ज्यादा ग्रो हो रहे थे एंड डीमन स्लेयर्स भी उस टाइम के उतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे। तो ऐसे ही योरिची की मॉम प्रे करती रही एंड एक दिन जन्म होता है योरिची का। एंड हमने देखा था अकेला योरिची नहीं जन्मा
था, साथ में मिचिकात्सु भी हुआ था, उसका जुड़वा भाई एक कोकोशिबो। एंड जैसे कि हमने मिचिकात्सु के मुंह से भी ये थोड़ी सी बैक स्टोरी सुनी है, जहाँ पर हमने सुना था कि योरिची बचपन में कुछ बोलता नहीं था, मतलब काफी बड़ा हो गया था फिर भी वो कुछ बोलता नहीं था और सुनने के बाद भी ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता था, तो सबको लगता था कि ये बहरा है। एंड उसकी मॉम को भी ऐसे लगता था, इसलिए उसकी मॉम ने इयररिंग्स बनाई थी उसके लिए, जो हमने योरिची के कान में देखी है ना। एंड फिर बाद में इयररिंग्स तांजीरो के पास आती है, ये सन वाली इयररिंग्स। ये इयररिंग्स योरिची के लिए उसकी मॉम ने बनाई थी, ये सोच के कि ये इयररिंग पहनने से सन गॉड खुश होके मेरे बच्चे को ठीक कर दे जो कि बहरा है। ये रीजन था। यहाँ पर योरिची अपने भाई मिचिकात्सु AKA कोकोशिबो के बारे में भी बताता है, कहता है कि मेरा भाई एक काफी अच्छा लड़का था जिससे मेरी हर वक्त फिक्र रहा करती थी। एंड हमारे डैड मिचिकात्सु को खूब पीटा करते थे क्योंकि वो बार बार मुझसे बात करने आ जाता था, मुझसे मिलने आता था। एंड डैड ने मना किया था लेकिन फिर भी वो मुझसे मिलने आता था। डैड खूब मारते थे लेकिन वो फिर भी आता था। एंड एक दिन इसी तरीके से मिचिकात्सु योरिची के लिए फ्लूट बना के लाता है, और मिचिकात्सु इसलिए फ्लूट बना के लाया था क्योंकि योरिची कुछ बोलता नहीं था, तो लगता था कि ये बोल नहीं सकता, सबको लगता था। एंड फ्लूट उसने इसलिए दी थी जिससे कि अगर योरिची को कोई हेल्प चाहिए हो, कोई मुसीबत में फंसे, तो वो फ्लूट बजाएगा एंड उसका भाई तुरंत दौड़ा चला आएगा उसको बचाने के लिए। और हाँ, ये मत समझना कि ये स्टोरी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ जो हम पिछले पार्ट में देख चुके हैं, नहीं। पिछले पार्ट में हमने जो स्टोरी देखी थी वो कोकोशिबो यानी कि मिचिकात्सु के नजरिए से देखी थी, वो सुना रहा था ये कहानी। पर अब हम ये कहानी योरिची के नजरिए से देखेंगे क्योंकि अब योरिची बता रहा है अपनी कहानी, तो इसलिए यहाँ पे हमें कुछ अलग अलग चीजें जानने मिलेंगी। आगे योरिची बताता है कि मैं एक अनवांटेड चाइल्ड था, इसलिए मॉम के जाने के बाद मैं घर छोड़ के चला गया। वैसे तो मुझे टेम्पल जाना था पर मैं टेम्पल कभी गया ही नहीं, मैं बस इस जगह से बहुत दूर जाना चाहता था, इसलिए मैं बस भागता रहा दिन रात बिना रुके। तभी एक दिन रास्ते में उसको उसकी ही एज की एक लड़की मिलती है जो कि एक खेत में शांत खड़ी थी, बिल्कुल नहीं हिल रही थी। तो योरिची पूछता है कि क्या हुआ, तो वो गर्ल बताती है कि एक बीमारी की वजह से मैंने अपने सारे परिवार वालों को खो दिया एंड अब सिर्फ मैं बची हूँ और बिल्कुल अकेली हूँ, और कुछ टैडपोल्स ले जाना चाहती हूँ घर खाने के लिए। और ये टैडपोल्स पकड़ने के लिए ही वो वहाँ पे खड़ी थी शांत, वो पकड़ नहीं पा रही थी। क्यों नहीं पकड़ पा रही थी, इसके लिए वो कहती है कि फैमिली अगर छिन जाए तो मुझे पता है कैसा लगता है, तो इन टैडपोल्स से मैं इनकी फैमिली कैसे छीन सकती हूँ। तो योरिची कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ एंड तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ। तो इसी तरीके से यहाँ पे योरिची एंड ये लड़की जिसका नाम है ऊटा, यस, तुमने वन पीस फिल्म रेड में भी ऊटा को देखा होगा, ये ऊटा अलग है लेकिन। तो इसी तरीके से योरिची एंड ये ऊटा दोनों साथ में रहने लगते हैं। एंड यहीं पर योरिची को पता चलता है कि नॉर्मल इंसानों को दूसरे क्रिएचर्स की बॉडी नॉर्मल बॉडी की तरह दिखती है, उनको मसल्स और फाइबर्स वगैरह नहीं दिखते जैसे योरिची को दिखते हैं, क्योंकि योरिची के पास सी थ्रू बेल्ट एबिलिटी बचपन से ही है, इसलिए उसको स्किन नहीं दिखती, अंदर के मसल्स वगैरह सीधे दिख जाते हैं, ढांचा वगैरह, दिल देख लेगा वो तुम्हारे कहाँ पे। एंड तो ऐसे करके दोनों साथ में काफी टाइम बिताते हैं एंड 10 साल बीत जाते हैं। एंड अब यहाँ पे योरिची एंड ऊटा हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं एंड काफी बड़े भी हो चुके हैं। एंड ऊटा यहाँ पे अपनी प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में है, यस। तो उसी के लिए योरिची एक मिडवाइफ को लेने जाता है। एंड मिडवाइफ बेसिकली एक नर्स टाइप की होती है जिनको बच्चे के बर्थ का आइडिया होता है कैसे क्या होता है, पहले के जमाने में ऐसे ही सीन रहता था। पर उसको लेने के जाने के लिए इसको ऊटा को अकेला घर पे छोड़ के जाना होगा, पर योरिची कह देता है कि मैं सनसेट के पहले पहले ही आ जाऊंगा, चिंता मत करना। तो इसी तरीके से योरिची निकलता है, पर रास्ते में उसे एक ओल्ड मैन मिलता है जो कि कुछ माउंटेन्स को पार करके अपने घायल बेटे से मिलने जा रहा होता है, पर वो अकेला बुढ़े होने के कारण वो चल नहीं पा रहा है, जा नहीं पा रहा है। तो इसी चीज में योरिची उसको देखता है एंड उसकी हेल्प करता है, उसे वहां पहुंचा देता है। पर इसमें क्या होता है कि टाइम काफी ज्यादा बीत जाता है, तो वो सोचता है कि मिडवाइफ को अब मैं अगले दिन ले आऊंगा, अभी तुरंत घर चलता हूं मैं। तो वो पूरी कोशिश करता है सनसेट से पहले पहले घर पहुंचने की, पर जब तक वो घर पहुंचता है सनसेट हो चुका होता है। एंड घर आके योरिची देखता है कि ऊटा एंड उसका बच्चा जो अभी तक पैदा तक नहीं हुआ था, उसको कोई डीमन बुरी तरीके से मार गया। योरिची 10 दिनों तक अपनी वाइफ एंड बच्चे की लाश के पास बिना हिले बैठा रहा और उनको देखता रहा। तभी वहां पर एक डीमन स्लेयर आता है, कहता है कि हमें इनको प्रॉपर बरी करना होगा इनकी सोल्स की रिस्पेक्ट के लिए। योरिची इतना कहता है कि मेरा एक सपना था
अपने परिवार के साथ एक शांत जिंदगी जीने का। हमारा छोटा सा घर ही अच्छा था। मैं तो बस अपनी फैमिली के साथ चैन की नींद सोना चाहता था, उनके इतना दूर रहना चाहता था कि उनके स्वीट फेसेस को देख सकूं, और इतना पास रहना चाहता था कि जब चाहे उनके स्वीट हाथों को पकड़ सकूं। मेरी ज़िंदगी से बस यही चाहत थी, पर ऐसा हो नहीं पाया इन डीमंस की वजह से। एंड फिर वही योरिची बताता है कि फिर वो जाके डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन करता है एंड वहाँ जाके उन लोगों को वो ब्रीदिंग स्टाइल्स सिखाता है। और एक दिन मिचिगात्सु उसका भाई उसके पास ट्रेनिंग के लिए आता है। एंड मिचिगात्सु कैसे आया है, क्या छोड़ के आया है, ये हम पिछली वीडियो में देख चुके थे उसकी कहानी में। एंड तो एक दिन डीमंस को मारते मारते योरिची को मिल जाता है मुजान, एंड मुजान के साथ वहाँ पे तमायो भी रहती है। योरिची कहता है कि पता नहीं मुजान को देख के मेरे को अंदर से ऐसा फील हुआ कि मेरा जन्म सिर्फ इस व्यक्ति को मारने के लिए हुआ है। एंड जैसे योरिची को नॉर्मल चीजें तो दिखाई देती नहीं है, उसके पास है सी थ्रू वर्ल्ड की एबिलिटी। तो जैसे ही वो मुजान को देखता है तो मुजान के शरीर में उसको 7 हार्ट्स और 5 ब्रेन्स दिखते हैं। मतलब भाई साहब मुजान बड़े दिल वाला और बड़े दिमाग वाला आदमी है। एंड तो फिर दोनों भाई साहब लड़ना चालू करते हैं। योरिची को पहली बार इतनी कड़ी टक्कर मिल रही थी जिंदगी में, और पहली बार योरिची को फाइट करते करते चिल्स फील हुए थे। पर बात यहाँ पे ये थी, योरिची ने इस मूवमेंट तक अपनी सन ब्रीदिंग के 13 फॉर्म पूरे के पूरे मास्टर कर रखे थे। 13 सबसे मुश्किल होता है, तो 13 भी वो रिसेंटली कर चुका था। तो इसलिए मुजान उस पर अटैक करने आता है, तो योरिची अपने सन ब्रीदिंग के 13th फॉर्म से अटैक करता है। तो भाई साहब मुजान बुरी तरीके से कट पिट जाता है एंड यस रीजनरेट तक नहीं कर पाता। फिर योरिची उससे सवाल करता है इस हालत में कि तुम्हें क्या लगता है जो ज़िंदगी है तुम इतनी आसानी से ले लिया करते हो लोगों से, ज़िंदगी की वैल्यू पता है तुम्हें, ज़िंदगी क्या होती है? पर मुजान यहाँ पे कुछ नहीं कहता, वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका होता है क्योंकि भाई साहब इतनी गंदी बेइज्जती हो गई उसकी। जो तमायो उसके साथ थी वो कोई कुछ नहीं कर रही है, वहां पे वो शांत खड़ी है, 1 इंच नहीं हिली। योरिची तमायो को थोड़ा सा नोटिस करता ही है कि तभी वहां पर मुजान अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है, जिससे मुजान के चीथड़े 1800 पीसेस में बट के यहाँ वहां फैलने लगते हैं। समझे ना, मतलब ऐसा उसने अपने आप को ब्लास्ट किया कि 1800 पीसेस में वो बट गया, और ये उसने बचने के लिए किया था, भगने के लिए। तो योरिची फटाफट उन पीसेस को काटने की पूरी कोशिश करता है। जैसे ही वो एक्सप्लोड होते हैं इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, योरिची 1500 पीसेस को काट के खत्म कर देता है, पर 300 पीसेस बच जाते हैं जो कि काफी छोटे होते हैं, और वो वहां पे एक साथ होके एस्केप कर जाते हैं। एंड यस इसका मतलब भाई मुजान मर ही गया था बिल्कुल थोड़ा सा, लेकिन बच के निकल गया वो अपनी चीप ट्रिक से। और इस चीज से योरिची तो डिसअपॉइंट होता है, एंड साथ ही साथ तमायो उसके साथ आई थी वो भी डिसअपॉइंट हो जाती है कि बिल्कुल इतना सा रह गया था मुजान का अंत। एंड अगर इस दिन मुजान मर गया होता तो पूरा डीमन स्लेयर ही बनता ही नहीं। पर जैसे कि मुजान काफी ज्यादा डैमेज हो गया था, तो काफी ज्यादा वीक हो गया था, तो इसलिए वहां पर तमायो उसके चंगुल से, उसके कंट्रोल से बाहर आती है एंड फिर अपनी मनमर्जी से जीना चालू करती है जैसा हमने उसको देखा था। अब तो वो सेक्रीफाइस हो गई है। एंड तभी योरिची उससे कहता है कि क्या तुम मुजान को मारने में मेरी हेल्प करोगी? तो वो तो राजी हो जाती है, बोलती है ठीक है। तो इसलिए योरिची उसको भी जाने देता है। कोई और डीमन स्लेयर होता तो तमायो को तो मार ही देता वो, क्योंकि वो भी डीमन ही है। नाउ अब जैसे कि मुजान एस्केप कर गया, तमायो भी एस्केप कर गई। इसका दोषी ये डीमन स्लेयर कॉर्प्स वाले योरिची को ठहरा देते हैं कि इतना अच्छा मौका तुम्हें मिला था, तुम नहीं कर पाए उसको पूरा। एंड उनको ये भी पता चल गया होता है कि योरिची का भाई मिचिगात्सु एक डीमन बन गया है। तो इतनी सारी चीजें होने के बाद वो लोग योरिची को डीमन स्लेयर कॉर्प्स से ही भगा देते हैं। एंड योरिची यहाँ पे कुछ नहीं कहता, चुपचाप अपनी गलती मान लेता है एंड वहां से चला जाता है। एंड यहीं पर हम वापस आते हैं उस सीन पर जहाँ पे योरिची एंड सुमियोशी बात कर रहे थे। एंड एक बात याद रखना, यहाँ पर सबसे पहले योरिची ने क्या कहा था सुमियोशी से कि ये दुनिया काफी खूबसूरत जगह है, इसकी हर एक बात खूबसूरत है। एंड नाउ शायद तुम समझ गए होगे कि इतना कुछ भाई ने फेस किया है जिंदगी में, लेकिन फिर भी वो समझता है कि लाइफ की वैल्यू क्या है और अर्थ की वैल्यू क्या है। नहीं तो आजकल देखा होगा लोगों को थोड़ा सा कुछ होता है बोल लेते भाई दुनिया ही खराब है, ये तो भाई जिंदगी की ये भाई झंड है। नहीं भाई, नहीं है ऐसा। ये कहना बस एक तरीका है अपने आप को वीक साबित करने का कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूँ, मैं नहीं लड़ सकता, तो मुंह चलाऊंगा बस। नहीं, तो योरिची सुमियोशी से बोलता है कि मेरा जन्म शायद मुजान को मारने के लिए ही हुआ था, लेकिन उस काम को भी मैं नहीं कर पाया। एंड ये चीज मुझे काफी ज्यादा चुभती है। फिर योरिची सुमियोशी के बच्चे को उठाकर उसको खिलाने लगता है एंड उसको देखते ही साथ योरिची के पता नहीं क्यों आंख में आंसू आ जाते हैं। शायद उसे
अपने बच्चे की याद आ गई होगी। अब वापस आते हैं हम अपनी लड़ाई के मैदान में, जहां पर मुजान के अटैक काफी ज्यादा तेज हो चुके हैं एंड हमारे बंदे कुछ देख समझ नहीं पा रहे। तभी मित्सुरी पास जाके एक अटैक करने का ट्राई करती है कि मुजान का एक अटैक उसको लग जाता है, जिससे कि उसका लेफ्ट साइड गायब हो जाता है। अब ओबेनोई उसको एक सेफ जगह पे छोड़ के खुद लड़ने निकलता है। मित्सुरी उससे कहती है कि प्लीज ओबेनोई मरना मत, पर भाई ओबेनोई अब अपना सर पे कफन बांध के निकल चुका है। ओबेनोई जाते जाते अपने आप से ही कहता है कि शायद मित्सुरी, अगर मैं तुमसे किसी पीसफुल कंडीशंस में मिला होता तो शायद आज हमारी कहानी कुछ और ही होती। वो कहता है कि इस बॉडी में मित्सुरी मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, मुझे मरना होगा। फिर जब नेक्स्ट लाइफ में जब मैं प्योर रहूंगा, जब मैं तुम्हारे पास हो सकता तो आऊंगा। अभी मेरी रगों में इम्प्योर ब्लड दौड़ रहा है मेरी फैमिली। हाँ, अब ओबेनोई की फैमिली ने ऐसा क्या किया था आगे जानने मिलेगा। ओबेनोई वहां पे कहता है कि उसकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग थे जो कि अपने फायदे के लिए किसी की जान ले लिया करते थे एंड यही कहते साथ अपने फेस पे जो ओबेनोई पट्टी पहनता है वो निकाल देता है एंड उससे हम उसके मुंह का स्कार देखते हैं जो कि काफी खतरनाक है। फिर देखते हैं हम ओबेनोई की बैक स्टोरी, जिसमें वो एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ था जहां पर वुमेन ही वुमेन थी और वहां पर 370 साल बाद एक मेल पैदा हुआ है, ऐसा उसको बताया जाता है, जो कि ओबेनोई है। एंड ओबेनोई जब से पैदा हुआ था उसे एक केज में बंद करके रखा जाता था। उसकी माँ बहनें उसके लिए रोज खूब सारा खाना लेके आया करती थी एंड रात में उसे किसी बड़े क्रिएचर के चलने की आवाजें आती थी तो उन्हें सुन के वो अकेला बेचारा डर डर के सोया करता था। एंड इसी तरीके से जब वो 12 साल का होता है तो उसे एक रूम में लाया जाता है जहां पर रहती थी एक फीमेल डीमन, जिसका की लोअर पार्ट एक स्नेक की तरह था। एंड वो डीमन ओबेनोई को देख के कहती है कि अभी भी ये छोटा है, इसको थोड़ा और बड़ा हो जाने दो, समझे। और ओबेनोई की फैमिली अपना घर उन लोगों की चीजों को यूटिलाइज करके चलाया करते थे जिन लोगों को ये डीमन खा जाया करता था। और ओबेनोई की फैमिली वाले खुद भी अपने बच्चों को उस डीमन को खिला दिया करते थे। पर जब ओबेनोई पैदा हुआ था तो उसकी आंखें दोनों अलग अलग कलर की थी और वो थोड़ा स्पेशल टाइप का था, इसलिए वो डीमन ओबेनोई को बचपन में नहीं खाती है, उसको थोड़ा बड़ा होने का मौका देती है। एंड ओबेनोई के मुंह पे जो स्कार है ये भी फैमिली वाले ही देते हैं, जिससे कि ओबेनोई भी उस डीमन जैसा थोड़ा बहुत दिखने लगे। और स्कार देते समय जो खून निकलता है उसको इकट्ठा करके वो डीमन को पिला देते हैं। मतलब भाई साहब ओबेनोई का बचना यहाँ पे संभव नहीं है। तो इस दिन के बाद से ओबेनोई डिसाइड कर लेता है कि उसे सरवाइव करना है और इस घर से तो सबसे पहले निकलना है। एंड इस सब में उसके साथ था उसका स्नेक काबुरामारू, वही एक वहां पे एक ऐसा था जिस पे ओबेनोई पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकता था। एंड एक दिन इसी तरीके से ओबेनोई भागने में कामयाब होता है, पर नोटिस करता है कि वो डीमन उसके पीछे आ रही है, उसको चेस कर रही है। पर तभी एक फ्लेम हाशिरा आके ओबेनोई को बचा लेता है उस डीमन से और उस डीमन का खात्मा करता है। पर जैसे कि ओबेनोई घर से भाग चुका था तो डीमन को एकदम से पता नहीं चला होगा, उसको थोड़ी सी किसी ने बताया होगा कि ओबेनोई भाग गया है। फिर गुस्से में वहां पे वो डीमन पता है क्या करती है, घर वालों के साथ मोस्टली सबको मार देती है। फिर आती है ओबेनोई के पीछे एंड वो फ्लेम हाशिरा ओबेनोई को लेके उसकी एक सिस्टर के पास जाता है जो कि बस वही बची होती है। एंड वो सिस्टर ओबेनोई पे काफी ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उसकी वजह से 50 लोग मर गए थे फैमिली के। वो कहती है कि ओबेनोई अगर तुम चुपचाप उस डीमन द्वारा खप गए होते तो आज हम सब जिंदा होते। पर ओबेनोई नोटिस करता है कि उसने ये कभी सोचा ही नहीं था, उसको अपनी जिंदगी बचानी थी। पर क्या करे, अब इससे ओबेनोई कुछ कर नहीं सकता। पर इसी के बाद यहाँ पे ओबेनोई बनता है एक डीमन स्लेयर। पर हमेशा से ही ये 50 लोगों की मरने की बात इसकी फैमिली के जो कि उसकी वजह से मरे, ये बात उसके दिल में हमेशा चुपती रही, आज भी चुपती है। इसलिए वो कहता है कि वो इसलिए मुजान को मारना चाहता है। कहता है कि जब नॉर्मल दुनिया होगी, जब मैं जन्म लूंगा एंड तब मैं शायद तुमसे बोलूंगा मित्सुरी आई लव यू। तो अब लड़ाई के मैदान में एक कैट आ रही है, पर जैसे कि लड़ाई चल रही है काफी तेज, हमारे बंदे घायल होते हुए भी लगे हुए हैं। तभी वहां लड़ाई के मैदान में वो कैट पहुंचती है तमायो वाली। हाँ? कुछ तो भी साथ में लेके आई है, लेकिन मुजान भाई उसको भी नहीं छोड़ता। जैसे ही वो एंटर करती है काट डालता है भाई। पर कटने के पहले जो वो लेके आई थी ड्रग टाइप लेके आई थी कई सारी, कटने के पहले वो ड्रग हमारे हाशिराज मुंह पे इंजेक्ट कर देती है और इससे हमारे बंदों की जान बच जाती है। क्योंकि जैसे कि अगर मुजान के अटैक्स लगेंगे तो उसके साथ मुजान का ब्लड भी तुम्हारे अंदर एंटर करेगा एंड फिर मुजान अपने ब्लड को तो मैनिपुलेट कर ही सकता है। इस तरीके से दूसरे अगले व्यक्ति के वो सेल्स को डिग्रेड कर सकता है, सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऐसे हमारे बंदों को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहा था अंदर से। पर जो एक कैट ड्रग लेके आई थी जो कि यूशिरो ने भेजा होगा या हमारे बंदों की टीम ने, उनसे हमारे हाशिराज को काफी हेल्प मिली है। वो नॉर्मल से हो गए हैं, पर कैट बेचारी। एंड लड़ते लड़ते ओबेनोई कहता है कि थोड़ा और अपने लोगों के लिए मैं कुछ कर पाऊँ तो अच्छा रहेगा। और वैसे भी अगर किसी इंसान के सामने मौत खड़ी हो तो वो अपनी हदों को पार करके अनोखी चीजें कर जाता है। जैसे ओबेनोई बताता है जब वो छोटा था
जब वो जेल में रहता था तो बस इस मौत के डर के चक्कर में ही उसमें इतनी हिम्मत आई, एक हेयर स्टिक का यूज करके उसने जेल का वो एक तोड़ के भाग निकला वहां से। एंड इसी मौत की डर की वजह से म्यूचिरो अपनी ब्लेड रेड कर पाया था वहां पे, जो उसने मुजान के अंदर डाल दी थी। तो ओबेनोई यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाता है कि म्यूचिरो ने ऐसा क्या किया होगा जिससे उसकी रेड ब्लेड हो गई, और वहां पर वो कर ही क्या सकता था। ज्यादा से ज्यादा उसने अपनी स्वॉर्ड को ग्रिप किया होगा काफी तेज, जिससे कि इतना ज्यादा इम्पैक्ट लगे कि स्वॉर्ड रेड हो जाए। इससे अलग और कर ही क्या सकता है वहां पे वो उस सिचुएशन में। तो ओबेनोई पूरी दम लगा के स्वॉर्ड को ग्रिप करता है, जिससे कि उसका मार्क भी एक्टिवेट हो जाता है, जो कि देख सकते हो हाथ में आता है। एंड ओबेनोई की ब्लेड भी भाई साहब रेड हो जाती है। एंड यहीं पे हमारे जेनित्सु एंड इनोसुके भी इस लड़ाई को ज्वाइन करते हैं इनविजिबली। तमायो की डीमन टेक्निक का यूज करके कुछ वो पेपर लगाए अपने सिर में, जिससे कि वो इनविजिबल हैं। और इस टाइप की टेक्निक तांजीरो ने पहले सीजन 1 में भी यूज करी थी, इस पेपर को लगा के, जो जब उसको हेल्प चाहिए थी कुछ चीज में। अब यहाँ पे इनविजिबल वाला इन्होंने यूज किया है। तो थोड़ी देर तो ये लोग मुजान को अच्छा काट पीट देते हैं, पर मुजान फाइंड आउट कर लेता है कि कोई तो चुपचाप मार रहा है, तो बेचारे फिर इनविजिबल नहीं रह पाते। और ओबेनोई की रेड ब्लेड की वजह से जब वो मुजान पे अटैक कर रहा है तो मुजान का रीजनरेशन जरूर थोड़ा सा स्लो हुआ है, लेकिन बात यह है कि ओबेनोई अपनी रेड ब्लेड कब तक रेड रख पाएगा, क्योंकि ग्रिप काफी तेज बनाए रखनी है उसको इसके लिए। एंड गियोमोई दिमाग लगा के अपने दोनों वेपन को टकराता है, जिससे कि उससे वेपन भी यहाँ पर रेड हो जाते हैं। एंड सानिमी एंड गियो भी अपनी ब्लेड को टकरा कर रेड कर लेते हैं और भाई साहब मुजान को पेलना चालू करते हैं। एंड दूसरी तरफ हमारे बंदे तांजीरो को जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर तांजीरो अब देख सकते हो तुम और भी ज्यादा डेंजर लगने लगा है, पर अभी तक तो नहीं उठा है। लेकिन वो लोग थोड़ा और पुश करते हैं तो तांजीरो उठ जाता है। इनोसुके कहता है कि मुझे भी अपनी ब्लेड रेड करनी है जेनित्सु, कैसे करें। तभी मुजान गुस्से से अपने सारे टेंटिकल्स जो उसके पीठ में पीछे निकले हैं उससे बहुत तेज अटैक करता है चारों तरफ, जिससे कि अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे बंदे काफी बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं। गियोमोई का तो एक पैर कट गया एंड गियो एंड ओबेनोई के साथ सारे बंदे काफी ज्यादा इंजर हो चुके हैं। कनाओ यहाँ पे थोड़ी सी बची है, लेकिन मुजान तुरंत उसको मारने के लिए पहुंचता है। एंड जैसे ही मारने वाला होता है पीछे से आता है सन ब्रीदिंग का अटैक, जो कि तांजीरो करता है। एंड तांजीरो देखो भाई साहब काफ़ी खतरनाक दिख रहा है। एंड इस हालत में मुजान उसको देख के बोलता है कि अब बताओ अब कौन है डीमन। तांजीरो कहता है कि अब तुमको ख़त्म करने का टाइम आ गया है। अब जब वहाँ पे तांजीरो बेहोश था, वहाँ पर क्या हुआ था आगे का जितना बचा था वो हम अब देखते हैं। वहाँ पर सुमियोशी की वाइफ सुयोकी रिक्वेस्ट करती है योरिची से कि अपनी टेक्निक्स दिखाओ, तो योरिची बिना हिचकिचाए अपनी सारी की सारी टेक्निक्स बारी बारी से दिखा देता है। एंड इस चीज को सुमियोशी भी काफी अच्छी तरीके से ग्रास्प कर लेता है और एक बार में सन ब्रीदिंग की सारी टेक्निक्स के बारे में समझ जाता है। एंड बाद में योरिची वहां से जाने लगता है एंड जाते जाते अपनी सन वाली इयररिंग्स जो है वो उनको दे देता है। एंड जाते जाते यस योरिची सैड है, एंड वैसे वो सैड ही रहता है क्योंकि उसके साथ जो जो हुआ हमने सब देखा। तो सुमियोशी ये चीज देख के बोलता है कि योरिची कभी सैड मत होना तुम जिंदगी में, ये मत समझना कि तुमने जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा है, कुछ नहीं किया है, हम जैसे कई लोगों की जान तुमने बचाई है। आगे सुमियोशी योरिची से कहता है कि मैं किसी को तुम्हारे बारे में बुरा भला नहीं बोलने दूंगा, एंड तुम्हारी सन ब्रीदिंग को जो तुमने बताई है मैं उसको फ्यूचर जनरेशन को पास ऑन करूंगा, एंड तुम्हारी इयररिंग्स को भी संभाल के रखूंगा। तो ये सब सुन के योरिची काफी खुश होता है एंड कहता है थैंक यू। एंड जैसे कि ये तांजीरो भी देख रहा था तो वो भी थैंक यू बोलता है। अब जैसे कि सन ब्रीदिंग जब तांजीरो तक पहुंची थी तो वो एज अ डांस फॉर्म पहुंची थी, और एज अ डांस फॉर्म क्यों पहुंची, क्योंकि सन ब्रीदिंग जब कोई परफॉर्म करता था तो वो कोई इंसान कम लगता था, एंजल ज्यादा लगता था। तो सुमियोशी ने डांस फॉर्म बना लिया था जो कि देखने में भी अच्छा लगता था। एंड जब योरिची सुमियोशी को अपनी सन ब्रीदिंग टेक्निक दिखा रहा है तो वहां पे वो 12 फॉर्म्स दिखाता है, हमें उनके सबके नाम भी बताए जाते हैं। लेकिन देखने वाली बात यहाँ पे ये है, फर्स्ट फॉर्म है उसका नाम है वॉल्ट्स, एंड जो लास्ट फॉर्म है 12th फॉर्म है उसका नाम है फ्लेम वॉल्ट्स। तो तांजीरो को ये बात क्लिक करती है कि ये दोनों तो सिमिलर है। और जब उसके डैड भी ये डांस ऑफ द फायर गॉड यानी कि सन ब्रीदिंग करते थे एज अ डांस फॉर्म, तो इस 12 फॉर्म्स को साइकिल में निरंतर बार बार फर्स्ट से 12 तक, फिर फर्स्ट से 12 तक, फिर फर्स्ट से 12 तक, ऐसे करके बार बार साइकिल में रिपीट किया करते थे सुबह तक। तो तांजीरो इससे समझ जाता है कि अगर हम 12 फॉर्म्स को बार बार एक साइकिल में रिपीट करेंगे तो इवेंचुअली हम 13 फॉर्म को अचीव कर लेंगे। अब शायद ये तुम्हें सोच के इंसेन लगे कि सन ब्रीदिंग एज अ डांस फॉर्म तांजीरो की पीढ़ी में पास ऑन हो रही थी, एंड जैसे कि उसको रात में करना पड़ता था सुबह तक। एंड अभी मुजान से जैसे लड़ाई चल रही है उसमें भी सेम ऐसी ही सिचुएशन है जिसमें इनको रात भर लड़ना है, सुबह तक लड़ना है। मतलब अब हमें पता चलता है कि किसकी प्रैक्टिस करवा रहे थे ये पहले से। पर तांजीरो यहाँ पे कहता है कि मैं अपने डैड या योरिची की तरह इतनी एफिशिएंसी से अभी सन ब्रीदिंग नहीं कर पाता हूँ, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा।
पर देखने वाली बात है कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन योरिची जो काम नहीं कर पाया, क्या वो तांजीरो कर पाएगा, जो कि उसके लेवल का भी नहीं है। तो इस तरीके से तांजीरो एंड मुजान लड़ना चालू करते हैं, जिसमें तांजीरो थोड़ा सा हर्ट तो होता है, लेकिन वो मुजान के बारे में समझ जाता है कि किस तरीके से अटैक कर रहा है। अपने हाथ पैर का तो यूज कर ही रहा है, लेकिन पीछे इसके जो टेंटिकल्स, ये विप्स टाइप की निकली है 8, उनका भी बहुत तेजी से यूज कर रहा है, इसलिए बाकी लोग बेचारे इतने इंजर हो गए। एंड फिर तांजीरो सन ब्रीदिंग के 12 फॉर्म को एक के बाद एक करने का ट्राई करता है, जिसमें वो 12 फॉर्म्स को धीरे धीरे करके कनेक्ट कर रहा है। जैसे कि शुरू में 3 फॉर्म लिए, 3 फॉर्म को अगेन एंड अगेन करना, और फिर थोड़ा और लड़ते लड़ते वो 6 फॉर्म्स को साइकिल में कनेक्ट कर लेता है एंड बढ़ाता जा रहा है धीरे धीरे करके। और अब तक तांजीरो की ब्लेड भी रेड हो चुकी है, इतनी मतलब खतरनाक तरीके से अटैक कर रहा है वो। अपनी लाइट जवाब दे गई, सॉरी, पर इवेंचुअली भाई तांजीरो का हार्ट अब जवाब देने लगा है, उसके लिम्स भी पेन कर रहे हैं एंड लंग्स भी जवाब देने लगे हैं। पर फिर भी जैसे तैसे वो बना हुआ है, लड़ाई में मारता जा रहा है। अटैक्स की उसके एफिशिएंसी काफी कम हो गई है, लेकिन वो करे जा रहा है, और ये चीज मुजान भी समझ जाता है। पर मुजान को भी एक बात यहाँ पे क्लिक करती है कि अगर तांजीरो वीक हो गया है तो मुजान उसको अभी तक खत्म क्यों नहीं कर पाया, लेकिन क्योंकि मुजान तो अपनी फुल एफिशिएंसी से अटैक कर रहा है। फिर मुजान को समझ में आता है कि मुजान भी वीक हो रहा है धीरे धीरे, तो मुजान को लगता है कि ये भी शायद तमायो के ड्रग का ही साइड इफेक्ट होगा। तो जैसे कि इसने तमायो के हेड को ब्लास्ट किया था ना, एंड फिर उसके सेल्स को ये एब्जॉर्ब कर लिया था, अब ये सेल्स को बाहर लाके वापस उसका हेड बनाता है तमायो का। फिर ये तमायो से पूछता है कि तुमने क्या किया है मेरे साथ। तमायो बोलती है कि मैं नहीं बता रही और हंसने लगती है। तो मुजान उसको फिर से डिस्ट्रॉय कर देता है, और इस बार उसके ब्रेन में घुस के उसकी मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश करता है। वहां देखता है क्या हुआ है, तो उसे वहां शिनोबू दिखती है, जिसमें वहां पे उन्होंने पहले से एज्यूम कर लिया था कि अगर ये ह्यूमन बनाने वाला ड्रग मुजान पे अफेक्ट नहीं करता है, या फिर मुजान जैसे तैसे इसका तोड़ निकाल लेता है, तो इसको हमें और मॉडिफाई करना चाहिए। तो इन्हें उस ड्रग को और मॉडिफाई किया था, जिसमें ह्यूमन बनाने के अलावा इसका सेकंड इफेक्ट था एजिंग। एंड ये भाई साहब इतना खतरनाक ड्रग अपने शिनोबू एंड तमायो ने मिलकर बनाया था। एंड इस एजिंग वाले इफेक्ट से मुजान की उम्र हर मिनट में 50 साल बढ़ रही है। ना मुजान को पता चलता है कि वो वीक कैसे हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बुढ़ा होता जा रहा है तो वीक होता जा रहा है, वो डीमन है, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी बॉडी यहाँ पे बिजी है रीजनरेशन में, इसलिए वो अटैक्स पे उतना ज्यादा वो नहीं कर पा रहा। तो मुजान फिर थोड़ा कैलकुलेशन करता है कि ये ड्रग तमायो ने जब से मुझे दी है तो 3 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, ये ड्रग मुझे शरीर में काम कर रही है, तो इसका मतलब है मुजान अभी तक 9000 साल से ज्यादा बड़ा हो चुका है। एंड मुजान के बाल भी इसलिए सफेद हो गए थे यहाँ पर। हमारा तांजीरो अभी भी रुका नहीं है, एक के बाद एक फॉर्म्स वो सन ब्रीदिंग के कनेक्ट करते जा रहा है, लड़ता जा रहा है, और फाइनली भाई 12 के 12 फॉर्म्स को वो कनेक्ट कर लेता है। एंड एक साइकिल में रिपीट करना है बस उसे। अब यूशिरो अपना उस कैट के पास जाता है जिसको अपने मुजान ने काट डाला था, तो यूशिरो उसको फिक्स करता है एंड वो कैट सही हो जाती है। मतलब वो कैट भी डीमन थी, इनने लड़ाई के पहले उनको भी डीमन बना दिया। फिर यूशिरो एंड डीमन स्लेयर वाले ट्रूप्स साथ में उसकी ये छोटी सी टीम है इनकी, ये टीम मिलके हिमेजिमा के पास जाती है, थोड़ी पट्टी वगैरह उसकी करती है, लेकिन इनको इतना समझ में आ जाता है कि एक पैर चला गया है हिमेजिमा का और काफी चोटिल है, तो हिमेजिमा अगर कॉन्शियसनेस आ भी जाती है हिमेजिमा की तो उतनी एफिशिएंसी से नहीं लड़ पाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो हमारा जीतना मुमकिन नहीं है फिर हिमेजिमा के बिना। फिर वापस मुजान एंड तांजीरो की लड़ाई में आते हैं, जहां पर कि तांजीरो अब धीरे धीरे ब्लैकआउट होने लगा है। तभी तांजीरो का पैर फिसल जाता है एंड मुजान का अटैक आ रहा होता है, पर ओबोनोई आके वहां पे इस बार तांजीरो को बचा लेता है। पर अटैक जो मुजान का आ रहा था वो ओबोनोई को लग जाता है एंड भाई साहब ओबोनोई अंधा हो चुका है इससे। फिर तांजीरो कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो ओबोनोई कहता है कि ऐसा मत समझो, मेरी राइट आई पहले से ही लगभग खराब सी ही हो गई थी। और आगे कहता है ओबोनोई कि उसके पास अभी भी काबुरामारू है, तो उसको किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि तांजीरो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो इसी बात पे मुजान एक और अटैक करता है ओबोनोई पे, लेकिन ओबोनोई डॉच कर लेता है अपने काबुरामारू की वजह से। एंड थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मुजान के स्कार्स बॉडी पे उभर के आ रहे हैं कोई से, एंड ये वही स्कार्स हैं जो कि योरिची ने दिए थे कितने भाई सेंचुरीज पहले। एक्चुअली में ये स्कार्स मुजान की बॉडी से कभी गए ही नहीं भाई, कितने खतरनाक अटैक किया था मुजान आज तक उनको रीजनरेट ही नहीं कर पाया, बस छुपा रहा था ये ऊपर से। पर जैसे कि इसकी बॉडी धीरे धीरे वीक हो रही है तो अब ये उभर के आ गए हैं। तांजीरो समझ जाता है कि ये स्कार इसके वीक पॉइंट है, हमें इन्हीं पे अटैक करना पड़ेगा, और कहता है कि योरिची अभी भी हमें गाइड कर रहा है। एंड नाउ बट अब तुम्हें पता चल रहा होगा योरिची क्या चीज था। इतनी सेंचुरी बाद भी मुजान जैसा डीमन रीजनरेट नहीं कर पाया उसके अटैक्स को, और आज तक ये उसको दर्द देते थे। अब यहाँ पे तांजीरो सी थ्रू वर्ल्ड का यूज नहीं कर पा रहा है, इतनी उसमें अब दम नहीं बची। पर मुजान की बॉडी में जो स्कार्स उभरे हैं वो यहाँ पे इसकी
हार्ट्स एंड ब्रेन्स की लोकेशन बता रहे हैं क्योंकि योरिची ने भी इन्हीं पे अटैक किया था। और जैसे कि मुजान के हार्ट्स एंड ब्रेन्स की लोकेशन अलग अलग जगह पे मूव हो रही है कंटिन्यूअसली, तो इसके स्कार्स भी मूव हो रहे हैं। तांजीरो थोड़ा सा लड़ता है कि तभी वहां पर क्रो अनाउंस करता है कि सुबह होने में सिर्फ 40 मिनट बचे हैं। तभी भाई साहब मुजान ये सुन के मैदान छोड़ के भागने लगता है लड़ाई का, क्योंकि उसको प्राइड वाइड से कोई मतलब नहीं है, उसको भाई बस जिंदा रहना है। पर तांजीरो इससे घबरा जाता है कि क्या हम हार गए, क्या आप सबके सेक्रीफाइस बेकार हो जाएंगे। तो तुरंत तांजीरो उसके पीछे भागने लगता है उसको रोकने के लिए। एंड पीछे से तांजीरो डेड डीमन स्लेयर्स है उनकी शॉट फेंक के मारता है। तभी ओबनोई वहां आके रेड ब्लेड का यूज करके मुजान के पीठ में घोप देता है। एंड तांजीरो भी वहां पहुंच के उस पर अटैक करता है। एंड तांजीरो फिर ओबनोई को वो मैजिक वाले पेपर्स देने लगता है, जिससे कि थोड़ी देर के लिए विजन आ जाता है इंसान का। नॉर्मल विजन नहीं रहता, अलग चीजें दिखती है, अलग तरीके से चीजें दिखती है, लेकिन मेन चीज दिखने लगती है। तो वो पेपर ओबनोई को दे ही रहा था कि मुजान का एक अटैक आता है, वो पेपर गिर जाते हैं। पर तांजीरो अपना काबुरामारू को गाइड करके वो पेपर्स ओबनोई तक पहुंचवा देता है, जिससे कि ओबनोई का विजन आ गया है अब टेम्परेरी। एंड नाउ अब तांजीरो एंड ओबनोई को यहाँ पे लड़ना है, पूरी जिम्मेदारी अब इनके कंधों पे है। एंड फिर देखते हैं कि भाई नेजुको भी यहाँ पर इस लोकेशन पे पास पहुंच गई है। यहीं पर नेजुको को कई सारे विजन्स आते हैं अपनी फैमिली के, जिसमें वो देखती है कि किस तरीके से उस मुजान ने उसकी फैमिली को मारा जब तांजीरो बाहर गया था रात में। एंड यस, वो मुजान ही था। वो वहां पे डीमन बनाना चाह रहा था ऐसा जो सन को कॉन्क्योर कर सके, तो इतना ज्यादा ब्लड दे दिया था जिससे कि तांजीरो के भाई बहन सहन नहीं कर पाए और मर गए। और नेजुको को बाकी अपने फ्रेंड्स के भी विजन आते हैं, उसके इतने अच्छे दोस्त थे, किस तरीके की उसने लाइफ जी है, सब उसको याद आता है। दूसरी तरफ मुजान को भी पता चल जाता है कि जो हाशिरा थे जिनको फिनिश नहीं कर पाया था, इंजर कर दिया था, पर इस लड़के की वजह से फिनिश नहीं हो पाए, वो अब वापस कॉन्शियसनेस गेन कर रहे हैं। फिर मुजान अपना मेन एस्केप प्लान यूज करने की कोशिश करता है, जिसमें वो अपनी बॉडी के चीथड़े उड़ा लेता है एंड बिखर जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है, जैसे इसने पहले यूज किया था ये। तो तांजीरो ये देख के बोलता है कि कैसे भी कुछ भी करके हमें ये रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये हो गया तो पूरी मेहनत बेकार, क्योंकि वो देख चुका है इससे क्या होता है। तो मुजान थोड़ी देर तक ट्राई करता है एक्सप्लोड होने का, एंड भाई वो मुजान फाइंड आउट करता है कि वो स्प्लिट ही नहीं हो पा रहा है, एक्सप्लोड ही नहीं हो पा रहा। फिर वो समझने की कोशिश करता है कि तमायो का जो ड्रग था उसमें 2 इफेक्ट थे, अब शायद तीसरा इफेक्ट भी होगा जिससे मैं एक्सप्लोड ना हो सकूं। एंड हमें पता है तमायो ने ये चीज़ खुद भी देखी थी वहां पर योरिची के साथ कि ये मुजान एक्सप्लोड होके एस्केप कर जाता है, तो उसने अपने ड्रग में ये वाला किया था सिस्टम, इसका तोड़ निकाल रखा था। पर तभी यहाँ पे तमायो मुजान के दिमाग में कुछ कहती है कि 3 नहीं है, तुम काफी क्लोज हो, लेकिन इफेक्ट टोटल 4 हैं इस ड्रग में। पहला, जिससे मुजान वापस ह्यूमन टर्न हो जाता, लेकिन वो हो नहीं पाया उससे। दूसरा इफेक्ट था बुढ़ा होने वाला, जिससे वो एज कर रहा है, हर मिनट में 50 साल बढ़ रहा है। तीसरा इफेक्ट यस यही वाला था, जिससे वो स्प्लिट ना हो पाए। चौथा इफेक्ट इसमें था कि धीरे धीरे करके मुजान के सेल्स डिस्ट्रॉय होते जाए बॉडी के, एंड इसी के साथ भाई मुजान खून की उल्टियां करने लगता है। और आगे तमायो मुजान के दिमाग में और कहती है कि मुझे तुम्हें हराने के लिए तुमसे स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं है, जब मैं तुम्हें खुद वीक कर सकती हूँ। जैसे तुम जिंदा रहने के लिए कुछ भी करोगे, वैसे ही हम लोग तुम्हें मारने के लिए कुछ भी करेंगे। अब मुजान को समझ आता था कि उसको इन ड्रग्स को डिकम्पोज करना पड़ेगा, पचाना पड़ेगा। पर तभी वहां पे ओबनोई एंड तांजीरो इसके पास आने लगते हैं। पर अचानक से मुजान भाई साहब एक शॉकवेव टाइप की छोड़ देता है, बहुत खतरनाक, जिससे कि ओबनोई एंड तांजीरो फेंक जाते हैं दूर और इंजर हो जाते हैं। और ये शॉकवेव इतना ज्यादा खतरनाक था कि ये किरिया के पास तक पहुंच जाता है, वो भी भाई इंजर हो जाता है। पर वहां पर जैसे कि तेंगेन भैया है एंड रेंगोकू के पिताजी भी है, तो वो लोग उसको संभाल लेते हैं। पर तभी वहां पर किरिया अनाउंस करवाता है कि सुबह होने में से 25 मिनट बचे हैं अब, कि वहां पर दूसरी तरफ मुजान फिर भागने लगता है दौड़ के। पर तांजीरो एंड ओबनोई तो अब यहाँ पे दूसरी तरफ ऐसे चित्त पड़े हुए हैं, अब कौन आएगा। वहां पे पहुंचता है फिर इनोसुके, हाशिबिरा इनोसुके। वहां वो मुजान को रोक देता है और कहता है वापस करो तुमने जितनी जानें ली हैं, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी की आंखें, जो सब तुमने लिया है, अगर तुम ये सब वापस नहीं किए आज, तो मैं तुम्हें आज मिलियन टाइम मारूंगा। एंड फिर इनोसुके मुजान से लड़ना चालू करता है, भाई साहब खतरनाक लड़ाई, जिसमें इनोसुके तो पेलता है मुजान को। मुजान क्योंकि वीक है, पर थोड़ा सा यहाँ पे इनोसुके भी पिट रहा होता है, पर रुक नहीं रहा है, मारे जा रहा है। कि जेनित्सु भी फिर ये लड़ाई ज्वाइन करता है एंड तांजीरो से कहता है कि तांजीरो तुम मरना मत, और मैं तुम्हें मरने दे दूंगा, आज तुम वापस घर जाओगे लड़ाई जीतने के बाद अपनी बहन के साथ सही सलामत। फिर ये दोनों भाई मुजान से लड़ते हैं, जिसमें कि अपने कई सारे अटैक्स यूज करता है। पर थोड़ी देर लड़ने के बाद ये इंजर हो जाते हैं, लेकिन फिर खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए। लेकिन फिर मुजान पिस्ड ऑफ हो जाता है इनसे, अरे यार जाने नहीं दे रहे यार, कि इतने में पीछे से गियू एंड गियोमोई भी पेलने के लिए आने लगते हैं। अब जेनित्सु एंड इनोसुके और लड़ते हैं, जिसमें कि जेनित्सु भाई गॉड स्पीड यूज करता है अपना अटैक,
एंड 7th फॉर्म भी अटैक यूज करता है, पर मुजान का कुछ ज्यादा उससे होता नहीं है, थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ता है क्योंकि उनकी ब्लेड रेड नहीं है। एंड इन्हें उसके भी अपने अटैक्स यूज करता है, तो ये लोग ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे, बस उस मेन चीज मुजान को रोक पा रहे हैं वहां पर। थोड़ी देर बाद तांजीरो भी वहां पे पहुंच के लड़ाई चालू करता है, अपनी सन ब्रीदिंग के साइकिल्स पे साइकिल रिपीट करना चालू करता है, जैसे हो पा रहा है वैसे करता है। फिर एक पॉइंट पे वो अपनी तलवार मुजान के पेट में घुसेड़ के उसको रोक के रखता है, इसी को करने के केपेबल बचता है बेचारा। पर मुजान तांजीरो पे अटैक करने का ट्राई करता है कि वहां पर मित्सुरी एंड सानिमी आके मुजान के हाथ पैर काट देते हैं, तांजीरो को बचा लेते हैं कि भाई साहब मुजान फिर मुंह फाड़ के पूरा तांजीरो को खाने का ट्राई करता है, पर ओनोई आके वहां पर अपनी मुंडी यहाँ पे लगा लेता है, तांजीरो को बचा लेता है। पर इसी मौके पे भाई साहब देखते हैं कि हल्की हल्की धूप अब आने लगी है एंड सनलाइट को देख के मुजान काफी ज्यादा पैनिक करने लगता है और फिर से शॉक वेव छोड़ता है जो पहले छोड़ी थी, एंड इससे हमारे बंदे ऑफ कोर्स डैमेज होते हैं। तांजीरो की पकड़ भी छूटने लगती है शॉर्ट से कि वहां पर गियू आके पीछे से तांजीरो को सपोर्ट करता है, एंड देखते हैं भाई मुजान अब धीरे धीरे धूप से जलने लगा है। पर मुजान फिर पता है क्या करता है, एक दूसरी फ्लैश की लेयर चढ़ा लेता है अपनी बॉडी के ऊपर, जिससे कि उसकी रियल बॉडी धूप से नहीं जलती, टेम्परेरी बच जाती है, और इससे अब मुजान थोड़ा बच्चे टाइप दिखने लगा है। इसी बात पे पीछे से नॉर्मल डीमन स्लेयर की ट्रूप्स आके 4 व्हीलर गाड़ियां लाके भाई मुजान में ठोकने लगते हैं, जिससे कि वो भागे ना और शेड में ना पहुंचे। फिर भी बच्चा मुजान मारपीट करके भागने की कोशिश करता है, शेड में छुपने की कोशिश करता है, पीछे से भाई हिमेजिमा चेन से पकड़ लेता है। फिर पता है साला जमीन खोद के नीचे छुपने की कोशिश करता है हराम, पर हमारे हाशिरास उस पर अटैक करके ऐसा करने से रोक देते हैं। एंड धीरे धीरे अब भाई साहब धूप की वजह से मुजान बिखरने लगा है, एंड थोड़ी देर बाद भाई साहब मुजान पूरा का पूरा धूप से खत्म हो जाता है। फाइनली फिर हमारे बंदे चैन की सांस लेते हैं एंड कुछ तो भाई रोने लगते हैं, ऑफ कोर्स रोएंगे। तो कुछ मेडिसिन वाली टीम हिमेजिमा के पास आती है उसको ट्रीट करने के लिए, पर हिमेजिमा मना कर देता है कि अब रहने दो, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। आगे वो कहता है कि अपनी ये वैल्यूएबल मेडिसिन किसी यंग वन के ऊपर यूज करो, उनको बचाओ, यही मेरी आखिरी इच्छा है। फिर हिमेजिमा अपने उन स्टूडेंट से मिलता है जिनके साथ वो रहा करता था। सबसे पहले वो स्टूडेंट्स हिमेजिमा से सॉरी बोलते हैं कि सॉरी सेंसेई, जो भी हुआ उसके लिए हम माफी मांगते हैं, एंड इतने दिनों से पर हम आपका ही वेट कर रहे थे। फिर गियोमोई हिमेजिमा कहता है कि चलो सब अब हम चलते हैं, एंड इसी तरीके से गियोमोई हिमेजिमा इस दुनिया को अलविदा कहता है। दूसरी तरफ मित्सुरी एंड इगोरो को देखते हैं जो कि काफी बुरी हालत में है दोनों। मित्सुरी बोलती है कि अब नहीं लगता कि वो बच पाएगी, तो ओबोनोई इगोरो बोलता है कि तुम अकेले नहीं हो। फिर दोनों अपने उन दिनों को याद करते हैं जब वो पहली बार मिले थे। ओबोनोई बताता है कि तुम्हारी स्माइल हमेशा से ही काफी ज्यादा सुंदर थी और मुझे तुमसे बातें करना काफी अच्छा लगता था, एंड तुमसे बात करके मुझे काफी नॉर्मल लगता था क्योंकि तुम ही मुझे नॉर्मली ट्रीट किया करती थी, और जो तुमने मेरे लिए टेस्टी डिशेस बनाई उनका तो कोई जवाब ही नहीं। एंड इस सबसे मित्सुरी फिर रोना चालू हो जाती है, एंड मित्सुरी बोलती है ओबोनोई से, आई रियली लव यू ओबोनोई, अगर हमारा फिर से कभी जन्म हुआ एज अ ह्यूमन तो क्या फिर तुम मुझे अपनी वाइफ बनाओगे? तो इगोरो कहता है कि श्योर, अगर तुम चाहोगी तो जरूर, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू हैप्पी। एंड इसी तरीके से ओबोनोई, इगोरो एंड मित्सुरी कानरोजी भी चल बसते हैं। सब जा रहे हैं भाई। सानिमी को भी अपनी फैमिली दिखती है जहां उसकी मॉम अपने बच्चों के पास नहीं जा रही, कहती है कि मैंने ही उनको मारा है तो मैं उनके पास कैसे जा सकती हूँ। तो सानिमी बोलता है कि ठीक है, तो मैं आपको वहां उनके पास ले जाता हूँ। एंड सानिमी ले जाने लगता है कि तभी वहां पर सानिमी के डैड आ जाते हैं, एंड वो सानिमी को पकड़ के उस जगह से बाहर फेंक देते हैं। वो कहते हैं कि सानिमी अभी तुम यहाँ पे नहीं आओगे, तुम अभी जियो और प्राउड फील करो कि इतने स्ट्रांग हो और मेरे बेटे हो। तो इस तरीके से सानिमी बच जाता है, वो असली दुनिया में वापस उसको होश आ जाता है। फिर देखते हैं इनोसुके को भी होश आ जाता है, एंड भाई साहब इनोसुके अभी भी फुल ऑफ एनर्जी है। जेनित्सु भी उड़ जाता है, बोलता है कि अगर मैं मरा तो मेरी वाइफ नेजुको से बोल देना कि मैं उससे बहुत प्यार करता था, नेजुको चान। पर गियू सान यहाँ पर उठ के सबसे पहले ढूंढने जाते हैं तांजीरो को कि तांजीरो कहाँ है, किस हालत में है। तो वो तांजीरो को देखते हैं, वहां उसको देखता है कि तांजीरो का एक हाथ गायब हो चुका है, एंड मेन चीज अब तांजीरो की पल्स नहीं चल रही एंड ना वो सांस ले रहा है। एंड फिर गियो इमोशनल हो जाता है कि बोलता है फिर से मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। उतने में यहाँ पे नेजुको भी पहुंच जाती है तांजीरो के पास। नाउ वी सी द बैक स्टोरी ऑफ मुजान किबुत्सुजी, जिसमें मुजान बताता है कि मौत की परछाई
उसकी जिंदगी पे हमेशा ही मंडराती रही, इवन जब वो पैदा भी नहीं हुआ था जब भी, क्योंकि जब वो अपनी मॉम की बेली में था तब भी उसका हार्ट कई बार बंद हो चुका था, एंड जब वो पैदा भी हुआ था तो उसको डेड घोषित कर दिया गया था। उसका अंतिम संस्कार तक होने वाला था कि बिल्कुल लास्ट एंड मूवमेंट पे वो रोना चालू हो जाता है और बच जाता है। इसका मतलब बिना कुछ किए जब वो बच्चा था, पैदा तक नहीं हुआ था, जब क्या ही कर लेगा वो, तब भी जिंदगी उसके साथ काफी ज्यादा हार्श थी। एंड ये कुछ चीजें हैं जिससे कि मुजान ऐसा डेवलप होता है, जैसा कि वो हमने उसको देखा है बड़े में। जीने के लिए मतलब वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, लाइक एवरी अदर क्रिएचर। आगे वो कहता है कि वो ओबयाशिकी की बात से एग्री करता है, जो यहाँ पे पैदा हुआ है दुनिया पे वो मरेगा, वो ये मानता है और ये भी एक्सेप्ट करता है ओबयाशिकी की बात कि फीलिंग्स इनडिस्ट्रक्टेबल है। तो इसलिए कहता है कि फ्लैश खत्म हो जाएगा, बॉडी खत्म हो जाएगी, पर फीलिंग्स खत्म नहीं होंगी। तो कहता है ऐसा है ना, फीलिंग्स तो जिंदा रहती है ना हमेशा। तो इसलिए वो अपनी सारी की सारी फीलिंग्स, अपने इरादे, अपनी विल, सब कुछ यहाँ पे तांजीरो के अंदर ट्रांसफर कर देता है। यस आगे कहता है कि मैं अपना सारा ब्लड, अपनी सारी पावर, विल सब इस लड़के में ट्रांसफर कर दूंगा एंड इसको बनाऊंगा दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन, जो कि सन को भी कॉन्क्योर कर लेगा, क्योंकि नेजुको एंड तांजीरो सेम ब्लड शेयर करते हैं। नेजुको ने सन को कॉन्क्योर किया तो तांजीरो भी कर लेगा फिर, एंड फिर इससे बनेगा तांजीरो ऐसा डीमन जिसको मारना बहुत मुश्किल, लगभग नामुमकिन है। एंड ऊपर से तांजीरो सन ब्रीदिंग को भी यूज करेगा, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीदिंग स्टाइल तो है ही। तो मतलब ओवरऑल इससे तांजीरो ऐसा डीमन बनेगा जैसा दुनिया ने कभी नहीं देखा था। मुजान आखिरी शब्दों में बोलता है कि मेरा सपना तुम पूरा करोगे तांजीरो, कि उसी पल तांजीरो को असली दुनिया में, रियल वर्ल्ड में अपने होश आता है। पर यहाँ पर तांजीरो बन चुका है दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन, द डीमन किंग तांजीरो। एंड देखते ही देखते ये बात सबको वहाँ पे पता चल जाती है कि तांजीरो बन गया है डीमन। और ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं बचा जो लड़ने के लायक हो और ऐसे डीमन को हरा पाए। मुजान को तक नहीं हरा पा रहे थे वो, अब तो ये धूप से भी नहीं जाएगा। मेन चीज़ तो कोई उस पर कोई अपने हथियार तक नहीं उठा पा रहा है, कैसे उठाएगा। कि तभी वहाँ पर नेजुको आके तांजीरो से चिपक जाती है, बोलती है कि भाई इतने टाइम तक तुमने बोझ, पूरा सब कुछ का बोझ अपने कंधों पर उठा के रखा, लेकिन अब लास्ट में तुम डीमन कैसे बन सकते हो। चलो हम सब घर चलते हैं एंड एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। पर तांजीरो अपने होश हवास में नहीं है, वो नेजुको को ही हर्ट करना चालू कर देता है। उसकी भाई पीछे से पूरी पीठ छील देता है, एंड जैसे कि नेजुको अब ह्यूमन है तो वो रिकवर नहीं कर सकती। कि तभी वहां पर ज़ेनित्सु भी आके चिपक जाता है। नेजुको इनोसुके भी यहाँ पे तांजीरो को मार के समझाता है क्या कर रहे हो ये। फिर वहां पर भाई गियू अटैक करना तांजीरो पे चालू करता है, कि तांजीरो भाई मुंह से एनर्जी बॉल टाइप यूज करता है, उससे अटैक करता है काउंटर में। गियू जैसे तैसे बचता है, पर एक बात उसको समझ में आती है कि तांजीरो नेजुको को मार सकता है, पर मार क्यों नहीं रहा। तो इसका मतलब तांजीरो भी अंदर ही अंदर लड़ाई चल रही है उसकी, खुद पे काबू पाना चाह रहा है वो। और नेजुको का जैसे कि ब्लड भी बह रहा है, एंड डीमन ब्लड से कितना अट्रैक्ट होते तुम्हें भी पता है, पर वहां पे तांजीरो ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है ऐसा। दूर से वहीं पर कनाओ आ रही होती है जिसके पास कुछ है, एंड ये वही ड्रग है जो कि यहाँ पर डीमन को ह्यूमन बना देती है। एंड ये इसके पास एक्स्ट्रा थी। बेसिकली ये 3 ड्रग बनाई थी, एक बस नहीं बनाई थी। एक क्यों बनाएगा यार, कोई डिस्ट्रॉय हो गई तो क्या प्लान खत्म, इसलिए 3 बनाई थी, जो कि एक और इसके पास है कनाव के पास। तो कनाव कहती है कि शायद मेरी एक आंख इसलिए बच गई थी। तो वो एक ड्रग निकाल के अपनी फ्लावर ब्रीदिंग की फाइनल फॉर्म स्कारलेट स्पाइडर लिली आइज फिर से यूज करती है। एंड इसका कॉन्सिक्वेंस तुमको पता है। फायदा तो इसका ये होता है कि इससे तुम्हें आजू बाजू की चीजें काफी स्लो दिखती हैं, तो वो आराम से डॉज करके तांजीरो में वो ड्रग ठूंस देती है, लगा देती है। तो इससे तांजीरो को अंदर ही अंदर कॉन्शियसनेस आ जाती है, एंड अब वो बाहर आना चाहता है, नॉर्मल दुनिया में नॉर्मल होना चाहता है। पर अंदर मुजान अब उस पर हावी होने लगता है। मुजान तांजीरो से कहता है कि तुम क्या ही कर लोगे बाहर जाके, तुम्हारी फैमिली तो अब है नहीं। ये वो ऊट पटांग काफी सारी बातें बोलता है, पर तांजीरो बाहर आना चाहता है। कि नीचे से अपने डेड हाशिरास भी तांजीरो को पुश करते हैं बाहर जाने के लिए, और ऊपर से नेजुको भी खींच रही होती है कि भाई ठीक हो जाओ। पर दूसरी तरफ मुजान यहाँ पे चिल्लाया जा रहा है, तांजीरो को बोले जा रहा है कि इतने सालों से, इतने हजारों सालों से मैंने जो चीज चाही आज वो तुम्हें मिल सकती है। एंड इस चीज को तांजीरो तुम कैसे ठुकरा सकते हो, यू डिल्यूजनल शिट। तुम एक परफेक्ट सुप्रीम बीइंग बन सकते हो जिसका कि
कोई तोड़ नहीं होगा। फिर हमारे बाकी लोग भी ऊपर तांजीरो को खींचने लगते हैं बाहर निकालने के लिए एंड धीरे धीरे मुजान की पकड़ तांजीरो से छूट जाती है एंड मुजान अकेला नीचे छूट जाता है, कहता है कि तांजीरो प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। एंड इस तरीके से तांजीरो वापस नॉर्मल होता है, उसको होश आता है एंड सब काफी खुश होते हैं। हाँ एंड तो फिर देखते हैं हम 3 महीने बाद की स्टोरी। अब जैसे कि 3 महीने बीत चुके हैं एंड वर्ल्ड भाई साहब अब डीमन से फ्री है। इतने सालों की फाइट एक्सचेंज में कई सारी लाइव्स खोई हैं। अब तांजीरो एक हॉस्पिटल में है जहाँ पर उसका एक हाथ एक किसी बुढ़े की तरह हो गया है एंड एल्बो से नीचे का उसे कुछ फील नहीं होता एंड उसकी एक आंख भी खराब हो चुकी है। बाद में यूशिरो यहाँ पे तांजीरो से मिलने आता है। वो तांजीरो को बताता है कि अगर शिनोबु एंड तमायो की मेडिसिन नहीं होती और अगर नेजुको वहाँ नहीं होती तो तुम ठीक नहीं हो पाते एंड आज पता नहीं क्या हो रहा होता दुनिया में, तुम बहुत लकी हो भाई। एंड जब वहाँ से यूशिरो जाने लगता है तो तांजीरो कहता है यूशिरो तुम अच्छे से रहना, सही सलामत रहना एंड तमायो की मेमोरीज को भी जिंदा रखना। फिर हम ग्यू एंड सानेमी को देखते हैं जो कि गए हैं न्यू ओयाकाटा किरिया के पास, जहाँ पर हो रही है एक फाइनल हाशिरा मीटिंग, जहाँ पर किरिया कहता है कि आपने इस दुनिया की खातिर, लोगों की खातिर अपनी जानें दांव पे लगाई, पर अब फाइनली जैसे डीमंस खत्म हो चुके हैं तो अब हम डीमन स्लेयर कॉर्प्स को भी डिसबैंड कर रहे हैं। एंड यस, इसी तरीके से डीमन स्लेयर कॉर्प्स का भी एंड होता है। आगे किरिया कहता है कि वी द उबुयाशी की फैमिली आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और यहाँ पे क्रिया उन सबको भी थैंक यू कर रहा है जो कि शहीद हो चुके हैं इनके साथ, उन तक भी वो अपना मैसेज पहुंचा रहा है यहाँ पे ये वाला। वहाँ पे सानिमी एंड गियो बोलते हैं कि झुकने की जरूरत नहीं है, तुमने भी काफी अच्छा काम किया है। आगे टेंगेन एंड उसकी वाइफ्स भी तांजीरो, जेनित्सु एंड इनोसुके वगैरह अपनी नेजुको वगैरह से मिलने आते हैं जो कि उनके लिए स्नैक्स लाते हैं एंड अपने घर का एड्रेस भी दे जाते हैं कि ठीक हो जाओ तो घूमने के लिए आ जाया करना। यहाँ रेंगुकू का छोटा भाई रेंगुकू के पिता को भी यहाँ तांजीरो के पास लेके आता है। आगे तांजीरो कनाओ से मिलने जाता है जो कि उसे एक चेरी ब्लॉसम ट्री दिखाती है, बताती है कि ये ट्री फर्स्ट फ्लावर ब्रीदिंग यूजर ने लगाया था। फिर तांजीरो कनाओ से उसकी आंख के बारे में पूछता है। कनाओ बताती है कि आंख पूरी तरीके से खराब नहीं हुई है, ठीक हालत में है। आगे वो दिखाती है कि उसके पास एक काबूरा मारू और ओबोनाई का एंड ओबोनाई ने खुद यहाँ पे ये कनाओ को दिया था कि अब इसका तुम ख्याल रखना। आगे यहाँ पे नेजुको सानिमी से मिलती है तो पहला इनका इंटरेक्शन तो हमें याद है जो कि काफी खतरनाक सा था, पर यहाँ पर सानिमी नेजुको से बोलता है कि मुझे तुमसे कई सारी चीजों के लिए माफी मांगनी है। नेजुको कहती है कोई जरूरत नहीं है। वो तो यहाँ पे नॉर्मल बात करने लगती है कि मुझे सोना बहुत पसंद है, ये वो। फिर सानिमी उसके सर पे हाथ रख के कहता है टेक केयर। आगे फिर तांजीरो नेजुको अपने गियू एंड ओरोकोडाकी से भी मिलते हैं काफी खुशी से। आगे हमें तांजीरो, जेनित्सु, इनोसुके एंड नेजुको एक घर में रहते दिखाए जाते हैं जहां वो साथ में अच्छे खुशी से रह रहे हैं एंड साफ सफाई वगैरह कर रहे हैं, खाते पीते हैं, खेलते हैं एंड अपनी जिंदगी जी रहे हैं एंड बस दैट्स इट, इतना ही दिखाया जाता है। इसके बाद हमें सीधी कहानी बताई जाती है मॉडर्न डे की, आज के ज़माने की, मतलब कई सदियां बीत चुकी हैं। अब दुनिया में जैसे मॉडर्नाइजेशन हो गया है, यहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। जो हमने पूरी डीमन स्लेयर में कहानी देखी अब वो बहुत पुरानी एक वो हो चुकी है स्टोरी सी। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कमाडो कनाटा एंड कमाडो सुमी हिकोको, ये 2 भाई रहते हैं। इन दोनों के स्कूल का टाइम हो रहा है तो एक भाई तो तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाता है, लेकिन एक भाई जो कि तांजीरो जैसा दिख रहा है वो वहां पे सोता रहता है। रात को लेट सोया था वो, इसलिए नींद लगी है उसकी। और आई थिंक तुम इससे समझ गए होगे ये दोनों कौन है, ये तांजीरो के डिसेंडेंट्स हैं। तो तांजीरो ने यहाँ पे शादी वादी करी होगी एंड फिर धीरे धीरे तांजीरो की पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही एंड आज ये दोनों हमें दिख रहे हैं, या फिर कहना चाहो तो रीइंकार्नेशन बोल सकते हो तुम। फिर टोक्यो में हम देखते हैं अगात्सुमा योशिटेरू को जो कि 17 साल का है एंड अपने वो कमाडो फैमिली वाले भाई भी ऐसे ही 16-17 साल के हैं। यहाँ पर अगात्सुमा योशिटेरू अपने दादाजी की बुक पढ़ रहा होता है, जिस बुक में उसके दादाजी ने उसी डीमंस वर्सेस डीमन स्लेयर की फाइट के बारे में पूरा मेंशन किया था एंड उसको खत्म करने के बाद वो काफी रो रहा है एंड यस एंड तो काफी मतलब थोड़ा सैड टाइप का था डीमन स्लेयर का। पर इतने में उसकी बहन आती है जिसका नाम है अगात्सुमा टोउको। वो आके कहती है कि तुम फिर से दादाजी की झूठी कहानियों की किताब पढ़ रहे हो और टाइम वेस्ट कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। मतलब यहाँ पे ऐसा ही है। अब जो कहानी जो हमने देखी आज के टाइम पे मॉडर्न डे पे उसको ज्यादा कुछ नहीं माना जाता,
बेचारे हमारे बंदों ने पूरी जान लगा दी इनके लिए, पर ऐसा होता ही है। हिस्ट्री में भी कितनी सारी चीजें हुई होगी हमारी हिस्ट्री में, पर हमें नहीं पता क्योंकि हमने नहीं देखी, तो ऐसा तो होता ही है। पर यहाँ पे जो योशिटेरू है, अगात्सुमा योशिटेरू, वो तो कहता है कि मैं तो मानता हूँ कि भाई ये स्टोरी सही थी, और कहता है कि जो इतने महान योद्धा थे शायद वो आज रीइंकार्नेट हो गए होंगे। एंड ये दोनों भाई बहन किसके डिसेंडेंट्स हैं, आई थिंक तुम समझ गए होगे, जेनित्सु अगात्सुमा। तभी हम न्यूज में एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम होता है उजुई टेनमा, जो जापान के जिम्नास्टिक्स में गोल्ड मेडल जीत चुका होता है। एंड यस यू नो ये कौन है। एंड आगे न्यूज में देखते हैं एक रिसर्चर जिसका नाम है हाशिबिरा आओबा। उसने रिसर्च में पता लगाया है एक ऐसे फ्लावर के बारे में जो कि साल में सिर्फ 2-3 बार उगता है, एंड वो भी बस दिन में उगता है। एंड यस ये वही फ्लावर है ब्लू स्पाइडर लिली, जो कि मुजान ढूंढ रहा था। इससे वो सोच रहा था सन को कौन क्योर कर पाएगा, एंड कभी उसको नहीं ढूंढ पाया। वो क्यों? क्योंकि वो रात में ढूंढने निकलता था, दिन में निकल ही नहीं सकता था। एंड ये फ्लावर भाई दिन में ही उगता था। हो गया पोपट। और जो लड़की जैसी तुम्हें ये रिसर्चर जो दिख रही है हाशिबिरा आओबा, ये बेसिकली लड़का है। ये किसका डिसेंडेंट है? यस हमारे इनोस्के का। इनकार्नेशन बोल सकते हो, क्योंकि स्टोरी में ये लोग इनकार्नेशन ही मेंशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा जो अगात्सुमा योशिटेरू है वो जेनित्सु का इनकार्नेशन, एंड नेजुको का इनकार्नेशन उसकी बहन है। अभी हम यहाँ पे योशिटेरू एंड टोको को ही फॉलो करते हैं। यहाँ पे स्कूल जा रहे होते हैं अपने, एंड रास्ते में कई सारी चीजें देखते हैं, वही हम देखते हैं। लाइक यहाँ पे एक नर्सरी स्कूल में इनको एक बड़ा सा आदमी दिखता है जो कि बच्चों को संभाल रहा होता है। एंड यस ये है हमारे ग्योमोई जी का रीइंकार्नेशन। बाद में ये दोनों किसी खाने के रेस्टोरेंट में जाने की बात कर रहे होते हैं, एंड उस रेस्टोरेंट में ये दोनों काम करते हैं। इनका भी रीइंकार्नेशन हुआ है, एंड यस अच्छी बात है ये दोनों साथ में है इस बार। फिर वापस आते हैं हम कमाडो सुमिहिको पे, जिसका की भाई तो स्कूल चला गया है, तो फिर फटाफट अपना कमाडो सुमिहिको उठ के स्कूल के लिए तैयार होता है एंड निकलता है फटाफट पार्कोर स्टाइल में। अलग अलग तरीके से भाई, नॉर्मल तो जाता ही नहीं है, पार्कोर पूरे बिल्डिंग में करके सीधा नीचे उतरता है एंड जाता है फटाफट स्पीड में। पक्का ये तानजीरो ही है। और रास्ते में घर भर में घुस के निकल जाता है शॉर्टकट के लिए। एंड इसी एक घर में जिसमें घुसता है उसमें हमें जेनित्सु के टीचर जिगोरो कोबाजिमा का भी एक रेफरेंस देखने मिलता है, जिसमें वो गुस्सा कर रहे होते हैं। और यहाँ हम न्यूज में देखते हैं कि एक उबयाशिकी सान करके बंदा है जो कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट इंसान बन गया है। मींस उबयाशिकी वाला कर्स जो उन पे था जिससे वो जल्दी मर जाया करते थे, वो भी खत्म हो चुका है मुजान के जाने से, उनकी ब्लड लाइन से। और रास्ते में ये 3 लड़कियां भी हमें देखने मिलती है, इनका भी रीइंकार्नेशन हुआ है। तो ये कमाडो सुमियो को काफी आतंक करके स्कूल जा रहा है, पार्कोर वारकोर करके गाड़ी से चल के। तो इससे हमें सानिमी एंड उसका भाई देखने मिलता है गेन्या, जो की पुलिस में काम कर रहे हैं एंड कमाडो सुमिहिको के कारनामों से थोड़ा परेशान है। स्कूल में हमें गियू, साबितो एंड माकुमो भी दिखते हैं जो कि साथ में है। अपना अगात्सुमा योशिटेरू एक पेंटर के बारे में भी बात करता है जिसका नाम है यामामोटो यूशिरो, और वो कुछ काम नहीं करता, बस एक ब्यूटीफुल वुमेन की पेंटिंग बनाता रहता है दिन भर, तमायो तमायो बोल बोल के। एंड यस ये यूशिरो का रीइंकार्नेशन है। कैसा रीइंकार्नेशन है यार ये। पर इस चीज से भाई उसने वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी गेन कर ली है। रास्ते में सुमिहिको को उसका दोस्त तोजूरो भी देखने मिलता है। दोनों स्कूल के लिए लेट है। एंड यस ये हमारे रेंगोकू जी का रीइंकार्नेशन है। दोनों बिल्कुल मस्त पार्कोर स्टाइल में स्कूल में एंटर करते हैं। एंड स्कूल का गार्ड कौन होता है? मुराता। और इसी बात पर यहाँ पे पुलिस कमाडो रेसिडेंट्स कमाडो के घर में फोन लगाती है कि आपका बच्चा भैया बहुत शैतान है। एंड पुलिस वाले अपने सानिमी एंड गेन्या ही होते हैं, उनका रीइंकार्नेशन। एंड कमाडो रेसिडेंस में हम कुछ चीजें देखते हैं जो कि काफी संभाल के रखी हुई हैं। ये फोटो जो कि भाई साहब बहुत ज्यादा डीप फोटो है, काफी ज्यादा मेमोरीज ये लेके आएगी आगे। जब भी तुम इस फोटो को देखोगे तुम्हें बहुत सारी यादें आने वाली, नॉस्टैल्जिया। इस फोटो को सेव करके रख लेना। ये फोटो शायद हमारे बंदों ने लड़ाई के बाद कभी ली होगी, सब साथ में मिले होंगे जब। एंड साइड में देखते हैं योरिची की इयररिंग्स भी रखी हुई हैं। एंड तो यस यही था भाई साहब एंड डीमन स्लेयर का। इसके बाद नहीं है कुछ। यही थी एपिक जर्नी जिसको हमने फॉलो किया, एनीमे से फॉलो करके आए। हमने अभी इसका फटाफट एंड भी देख लिया है जिसमें काफी मजा आया, मुझे भी मजा आया। मैं तो तीसरी बार पढ़ लिया इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने के साथ, लेकिन हर बार मजा आया। अब एनीमे में हम देखेंगे तो गारंटीड मजा और ज्यादा आएगा। वहाँ पे तुमको भी मजा आया होगा। अपने थॉट्स वगैरह, अपनी जो फीलिंग है शेयर करो इसके बारे में। जब तुम आगे सोचोगे बाद में स्टोरी के बारे में, तुम्हें और मजा आएगा सोचने में। आई थिंक अभी शायद तुम्हारा दिल भारी भारी होगा, कई सारी चीजें तुम्हें पता चली है। एंडिंग भी बढ़िया थी डीमन स्लेयर की। थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी यहाँ पे भी थी। लाइक बंदे बोलते हैं कि तांजीरो ने उसके नेजुको सब सही सलामत बच गए, बाकी दूसरे बंदे बस मरवा दिए, मेन कैरेक्टर छोड़ के
ऐसा वैसा कुछ चीज़ें। पर मेन चीज़ एक्सपीरियंस पूरे शो का अच्छा था। लास्ट में तो भाई 4 चांद लगा दिए। एंड मुजान को भी हम समझ पाए लास्ट में, वो भी बस जीना ही चाहता था। अब हमारे बंदों का आगे क्या हुआ होगा, तो नॉर्मल लाइफ उनने जी होगी एंड मैरिज वगैरह करी होगी। किससे करी है तो ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। तानजीरो ने कनाओ से करी होगी, जेनित्सु ने तो पक्का नेजुको से करी है, क्योंकि हम देख सकते हैं उसकी ब्लड लाइन में उसके बच्चों को देखते हुए कह सकते हैं हम ये। और तानजीरो कितना जिया होगा, तो यस उसने मार्क डेवलप किया था, तो 25 से ज़्यादा तो जी नहीं पाया होगा। यस